ईस्टर्न। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का क्लास में, कुछ याद है आप लोगों को? माउंटेन हो सर गया। आपने माउंटेन्स दिए थे, वो अच्छा, रॉकी माउंटेन्स कहाँ पर है, एंडीज माउंटेन्स कहाँ पर है, वो तो सारे आपने वही देख कहा लिए था थे। सर। इंडियन माउंटेन सर लिखवा रहे थे। हाँ। ठीक है, इंडियन माउंटेन में आपने तो लिख लीजिए इंडियन माउंटेन फटाफट। फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, वो है वॉल्केनिज्म। टॉपिक कुछ हो गए थे और कुछ बाकी थे इसमें। इंडियन माउंटेन में देखिए, लास्ट माउंटेन क्या लिखवाया था इंडियन वाला, याद है कुछ? नागा हिल। नागा हिल्स, ओके ठीक है। और हिल ऐसे करके है कुछ। गारो खासी लिखा था, गारो खासी जयंती, नागा हिल्स म्यूजियम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गारो खासी जयंतियां और नागा हिल्स, कार्बी हिल्स में लिखा था कि नहीं? कि कार्बी हिल्स भी है, कार्बी हिल्स, ठीक है। ये कार्बी हिल्स है, वो गारो खासी जयंतियों के आगे है, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको देखना। उसके बाद है एबोर हिल्स, शायद ये लिखवाया कि नहीं, एबोर हिल्स। उसके बाद है इसमें एबोर हिल के बाद एबोर हिल के बाद है मिस्मी हिल्स, मिस्मी हिल्स, मिस्मी पहाड़ियां, ठीक है, मिस्मी हिल्स। और सर ये आपने लिखा है एबोर और मिस्मी। हाँ अच्छा ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं इधर वेस्टर्न में आते हैं, धौलाधर धौलागिर भी लिख लिया था आपने। उसके बाद लिख लीजिए अरावली, है ना, अरावली। अरावली के बाद इसी में लिख लीजिए माउंट आबू, माउंट आबू। और उसके बाद है गुरु शिखर, एक पीक है इसी की, गुरु शिखर, गुरु शिखर। उसके बाद है इसमें विंध्याचल, ना, विंध्याचल रेंज। उसके बाद है सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज। उसके बाद है महादेव हिल्स, महादेव हिल्स। उसके बाद है इसी में मैकाल रेंज, है ना, मैकाल रेंज, मैकाल की पहाड़ियां। और उसके बाद है गिर हिल्स, गिर हिल्स, गिर हिल्स, गिर की पहाड़ियां। ये और ये गुजरात में है। उसके बाद है हरिश्चंद्र हिल्स, हरिश्चंद्र हिल्स, हरिश्चंद्र हिल्स, ठीक है, हरिश्चंद्र हिल्स। उसके बाद है इसमें वेस्टर्न घाट। सर ये कहाँ पर है हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र ये महाराष्ट्र में है, मतलब जब आप इस तरह से देखोगे ना, तो इस तरह से आपको यहाँ दिखाई देगी, इस तरह से हरिश्चंद्र, वेस्टर्न घाट। उसके बाद है कोंकण, कोंकण, कोंकण हिल्स। और ईस्टर्न घाट, पूर्वी हिमालय। उसके बाद है नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। उसके बाद है दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा। अब नीलगिरी हिल्स आप जानते ही हो, नीलगिरी हिल्स के बारे में क्या कहानी है, कुछ बता सकते हैं कोई? नीलगिरी हिल्स के बारे में कुछ बातें हैं। देखिए नीलगिरी वो पहाड़ी है जहां पर
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में मिल जाते हैं, उसको नीलगिरी हिल्स कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ठीक है। दोनों जहां पर मिलते हैं यहाँ पर, वहां पर नीलगिरी हिल्स है। और नीलगिरी हिल्स की सबसे बड़ी चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है। यहीं पर अन्नामुडी भी है ना, अन्नामुडी हिल्स, अन्नामुडी हिल्स। एक बार देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप देखें मैप में तो इनके अलावा भी अगर कोई आप दिखाई दे वो भी आप नोट करते जाएं। उसके बाद है अन्नामुडी हिल्स के बाद है कार्डमम हिल्स, मतलब इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम हिल्स, ठीक, इलायची की पहाड़ियां। और उसके बाद है इसमें जवादी हिल्स, जवादी हिल्स, जवादी की पहाड़ियां। उसके बाद है शेवराय हिल्स, शेवराय हिल्स, शेवराय की पहाड़ियां। उसके बाद है नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स, ठीक है, नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। और फिर है इसमें सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक है ये अंडमान निकोबार में, सैडल पीक अंडमान निकोबार में है। और उसके बाद है नारकोंडम हिल्स, नारकोंडम हिल्स, ये भी अंडमान निकोबार में है। तो कम से कम इतनी तो पहाड़ियां आपको पता होनी चाहिए। और जब आप विंध्याचल और सतपुड़ा पढ़ेंगे तो वहीं पर आप अमरकंटक भी देखेंगे, तो अमरकंटक भी देख लेना वहां पे। और यहीं पर एक और देख लीजिए मिकिर हिल्स, वो भी है एमपी में है, मिकिर हिल्स। यहीं पर लिख लीजिए अमरकंटक, है ना, अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक प्लेटू। हाँ, अमरकंटक है। तो कम से कम इतनी पहाड़ियों को समझना है। और जब आप देखोगे तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारी दिखेंगी, तो वो भी उसको करना क्या है आपको कि आप 2 एटलस रखिए अपने पास, सच में 2 में, एक में पूरा लोकेट करके रखिए और एक रखिए पढ़ने के लिए। मेरे हम लोगों के पास जो ज्योग्राफी के खासकर यूपीएससी में एक एटलस से काम नहीं चलता था, है ना। हमारे पास अभी भी 2-4 तो रहती हैं एटलस। एक एटलस अपनी ऐसी बना लीजिए जिसमें आपने मतलब कहते हैं कि खिचड़ी पकाई हो, खूब लिखा हो, नोट किया हो, अंडरलाइन किया हो, गोला किया हो, तो वो सिर्फ उसकी रखिए। जैसे एक में नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क वाला मैप निकालिए, उसको पूरा गोला करिए कि नेशनल पार्क कहाँ पर है। दूसरे में एक मैप निकालिए, रिवर को कर दीजिए, रिवर को इंडिकेट करिए कि महानदी कहाँ पर है, गोदावरी कहाँ पे। तो बार बार देखो, ये चीजें रटने से नहीं होती, बार बार जब आप इसको लोकेट करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस से मैप नहीं होता है। सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन आपके बिना प्रैक्टिस से मैप नहीं होगा, है ना। जैसे कोई भी मैप है वो आप बिना प्रैक्टिस से नहीं कर सकते हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम तो जब भी आप क्लास शुरू करते हैं हम पहले ही बोलते हैं कि आधा घंटे डेली प्रैक्टिस करना है, आधा घंटे डेली। और हम ये भी बोल देते हैं कोई करेगा ही नहीं, है ना। ये भी बोला होगा शायद जिसने कभी ध्यान दिया हो, क्लास में शुरू किया हो तो मैंने बोला होगा मैप को डेली आप आधे घंटे, मतलब एक रिचुअल्स एक्टिविटी बना लीजिए, धार्मिक क्रिया बना लीजिए डेली। जैसे मान लीजिए ये है, ये मैप है, एक दिन आप क्या करिए कि जैसे आधे घंटे का टाइम निकालिए, जैसे आप उड़ीसा है, जैसे मान लीजिए उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा वैसे लोकेट कीजिए इस तरह से, इसी पे लाइन पेन चलाइए, तो आप देखोगे उड़ीसा से बाउंड्री वेस्ट बंगाल की टच हो रही है। फिर दोबारा से आप ये लोकेट करोगे तो आप देखोगे अच्छा इससे झारखंड की वेस्ट बंगाली जो झारखंड की बाउंड्री टच हो रही है। फिर आगे आओगे तो देखोगे छत्तीसगढ़ की टच हो रही है। ऐसे ही आप 2-3 बार करोगे ना तो ये जो बाउंड्री स्टेट हैं
ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही याद हो जाएंगे, बार बार रटने की जरूरत सर मोबाइल से हो जाएगा सर? है। मोबाइल पर हो जाएगा सर? एटलस बुक नहीं है आपके पास? है सर। हाँ तो एटलस बुक में मैं अभी एटलस वाली किताब दिखाते हैं हम आपको, और फिर आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो होता है ना कि जैसे ये मैप है, बहुत सारे मैप होते हैं यहाँ पर ये वाले। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए यही मैप है, ये वाला है ना, ये मैप है या ये वाला मैप होता है, इसको निकाल लीजिए, दिख नहीं रहा यहाँ पे सही से, और ना हो तो इसी मैप का प्रिंट आउट ले लीजिए, बहुत सारे मैप आपको गूगल मिल जाएंगे, तो इन्हीं को करना है। और इसमें जब आप फिजिकल वाला मैप देखोगे, ये वाला मैप इसमें भी आपको है, तो सारी फिजिकल वाला है सर मेरे पास। है ना, तो 2 एड्रेस लीजिए कम से कम। जैसे इसमें शायद ध्यान दिया होगा तो इसमें गोला किया हुआ है, नहीं दिख रहा होगा वहां पे, गोला करके बनाया हुआ है। जितना ज्यादा आप करोगे उतना ही ज्यादा है। किताबों की बहुत हिफाजत मत कीजिए, है ना, किताबें हमेशा, किताबों के साथ बहुत, जो लोग किताबों की बहुत सुरक्षा करते हैं ना, वो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जब हम और हमारे एक बड़े भाई हैं, पढ़े हैं, तो उनकी किताब कभी गंदी नहीं होती थी, और मेरी कोई किताब 3 महीने ज्यादा चलती नहीं थी, न किताब न जूते। तो हम हर चीज को केयरलेस रहते थे, किताबों के लिए भी, कपड़ों के लिए भी, और जूतों के लिए भी। तो ज्यादा फोकस हमारा रहता था उनको याद करना, उनसे पढ़ना, उनसे काम लेना, ना कि ये कि वो कहीं गंदी ना हो, कहीं टूटे ना, फटे ना, ऐसा नहीं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप। तो ये है। ठीक है, अब देखिए वॉल्केनिज्म टॉपिक देखें, ये तो आपको खुद ही करना है। तो दो चीजें यहाँ पे समझना है आपको कि वॉल्केनो और वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म की हिंदी होती है ज्वालामुखीयता, ठीक है, ज्वालामुखीयता, और इसकी हिंदी होती है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक है ज्वालामुखीयता और एक है ज्वालामुखी। दोनों में अभी हमें समझना है कि डिफरेंस क्या है। तो उसके बाद पहला पॉइंट ये होगा कि ज्वालामुखीयता क्या है और ज्वालामुखी क्या है। उसके बाद हमें समझना है कि इसका कॉज क्या है। कॉज का मतलब है कि इसका कारण क्या है, क्यों ये होता है। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट मतलब इसका प्रभाव क्या है। उसके बाद है इनका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। और तीसरी चीज है इसमें उसका एरिया यानी क्षेत्र विस्तार। तो ये बातें हमें समझनी है इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं बचेगा इस टॉपिक में, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप क्वेश्चन ना कर पाए, किसी भी लेवल का, छोटा हो बड़ा हो जो भी। मैनेजमेंट का हिंदी क्या लिखे हैं सर? डिजास्टर मैनेजमेंट का? डिजास्टर मैनेजमेंट का आपदा प्रबंधन, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं ज्वालामुखी से बचने के उपाय। मतलब आपदा प्रबंधन कैसे करेंगे और किसी एरिया में ज्वालामुखी है तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो ये है। देखिए आपके यूपीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी। ज्वालामुखीयता आपके सिलेबस में है, ज्वालामुखीयता ना कि ज्वालामुखी, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा हम
दोनों में अगर हम बात करें तो क्या अंतर है? कौन बताएगा? बताओ अल्ताफ, क्या है ज्वालामुखी? व्हाट इज द वोल्केनिज्म एंड वोल्केनो, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो वॉल्केनिज्म होता है वो अक्सर वो घटनाएं होती हैं जो घटी हुई होती है। वॉल्केनो जो ताजा वो हो गया है। ठीक है, और कोई? Volcanism or the eruption हाँ, of a land. Eruption of a land. देखिए हम बताते हैं, कोई बात नहीं, समझिए इसको क्या होता है। सर हाँ सचिन बताओ। वॉल्केनिज्म में सर हम बात करते हैं कि मतलब वॉल्केनो जो बनती हैं कैसे बनती हैं या कैसे फूटती हैं, या उसके बारे में पूरी बात करते हैं। वॉल्केनो उसकी मैकेनिज्म क्या है? वॉल्केनो वो हुआ जो मतलब मतलब या तो मतलब फूटेगा वॉल्केनो, कोई घटना होगी, या फिर वो फूट चुकी है तो ठीक है, वॉल्केनो। देखिए सिंपल सा है, वॉल्केनिज्म जो है क्या है, एक प्रोसेस है ना, एक तरह से प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब ये प्रक्रिया है, ठीक है। यानी किसी भी भूभाग में मैग्मा निकलने की प्रक्रिया को हम ज्वालामुखीयता कहते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा लिखिए, इरप्शन ऑफ, है ना, इरप्शन ऑफ मैग्मा, है ना, इरप्शन ऑफ मैग्मा इज वोल्केनिज्म। यानी मैग्मा निकलने की प्रक्रिया को हम ज्वालामुखीता कहते हैं। जो मैग्मा निकल रहा है, जैसे ये है पृथ्वी है, तो यहां से जब मैग्मा निकलेगा तो उसको हम इरप्शन ऑफ मैग्मा इज वोल्केनिज्म। किसी भी भूभाग से मैग्मा निकलने की प्रक्रिया को हम ज्वालामुखीता कहते हैं। अब ज्वालामुखी क्या है? वोल्केनो इज ए होल, है ना। वोल्केनो, अब ये समझते हैं कि वोल्केनो क्या है, तो वोल्केनो इज ए होल, ये एक छिद्र है या एक लोकेशन है जहां से मैग्मा निकल रहा है। देखिए समझिए, जैसे ये है, ये मैग्मा, ये यहां से मैग्मा निकल रहा है सपोज करो, तो वोल्केनो क्या है? ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला जहां से मैग्मा निकल रहा है उसको हम वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो का मतलब है एक ऐसा पॉइंट या ऐसी जगह या ऐसा होल, ऐसा छिद्र जहां से मैग्मा निकलता है, उसको हम वोल्केनो कहते हैं। अब ये एक्टिव भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। जैसे कोई मैग्मा पहले निकला हजारों साल पहले, अब वो नहीं निकल रहा है वहां, तो हम इसको वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। तो वोल्केनो क्या, एक छिद्र है, एक होल है जहां से मैग्मा निकलता है। दोनों क्लियर हैं सभी को? तो सेंटेंस क्या होगा सर? एक सेंटेंस, इसका सेंटेंस क्या होगा सर? सेंटेंस ये होगा कि ज्वालामुखी एक ऐसा भाग है या छिद्र है जहां से मैग्मा निकलता है। ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र या भाग है जहां से मैग्मा निकलता है, ठीक है। उसे हम वोल्केनो या ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा निकलने की प्रक्रिया को हम ज्वालामुखीयता कहते हैं। मैग्मा निकलने की प्रक्रिया को हम ज्वालामुखीता कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? स्वप्निल, सचिन, अर्चना बताएं। यस सर। ठीक है, तो ठीक है सचिन, ये है, बहुत सिंपल वर्ड में समझना है। एक एक कोशिश करें, हम बार बार यही बोलते हैं सब लोगों से कि एक सेंटेंस में बोलें, हो सके एक शब्द में बोलें। जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पे वोल्केनिज्म, आगे लिखा प्रोसेस, इतना ही बोलोगे खुश हो जाएगा सामने वाला, मतलब बाकी बताने की जरूरत ही नहीं।
अगर जैसे हम आपसे कोई चीज पूछते हैं तो हमें ये थोड़ी चाहिए कि आप उसको एक्सप्लेन करो। जो हम आपसे पूछते हैं वो हमें पता है, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे एग्जामिनर के लिए भी समझाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है। अगर आपने बोला कि वोल्केनो इज ए होल, बस खुश हो जाएगा वो। ये भी लिखने की ओके जरूरत सर। नहीं जहां से मैग्मा निकलता है। उसको पता है मैग्मा ही तो निकलेगा, क्या निकलेगा, उसको नहीं पता क्या ये चीज है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो सीधे सीधे अभी हमने दो चीजों को समझा कि पहला समझा कि व्हाट इज वोल्केनो, है ना, और उसके बाद समझा कि व्हाट इज वोल्केनिज्म, है ना। वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखीता क्या है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म। कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म का कारण क्या क्या होता है, अब हम बात करेंगे। देखिए ये हमारा ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। तो इसमें, और ये पृथ्वी के ऊपर जो है ये चीज है, ये सरफेस है। जो भी जैसे मान लीजिए भूभाग है, ये जितने हमें दिख रहे हैं ये सूर्य पूरा सरफेस है। यानी पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के भूपर्पटी पर दो चीजें हैं, या तो वाटर बॉडी है या फिर या तो महाद्वीप है। अब कारण क्या है कि मैग्मा कब निकलेगा। तो मैग्मा निकलने के तीन कारण हो सकते हैं। मैग्मा इरप्शन के तीन कारण हो सकते हैं। पहली बात कि जो वोल्केनिज्म है वो पूरी तरह से नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है। ये इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी का रोल नहीं है, ठीक है। जो ज्वालामुखीता है वो प्राकृतिक है, मैनमेड नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, मैग्मा निकलने के तीन ही कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये धरातल है, ठीक है, और ये भूप्रॉपर्टी है ना, और ये प्लेटें हैं इस तरह से। तो पहला ये हो सकता है कि कोई प्लेट आपस में टकराए। पहला तीन हो सकते हैं। तीनों के लिए एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, तीनों के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, वो कर सकते हो इंडोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, इंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल। ये जो इंडोजेनेटिक फोर्स, जो ज्वालामुखी है वो आंतरिक बलों के कारण आती है। अब इंडोजेनेटिक फोर्स पहला तो कौन सा, नेचुरल है, दूसरा इंडोजेनेटिक फोर्स है, और तीसरी बात है इंडोजेनेटिक फोर्स तीन है इसमें, ठीक है, तीन है, तीन की हम बात करेंगे, ठीक है, तीन की बात करेंगे। पहला फोर्स है इसमें, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, तो तीन है इसमें इस तरह से, ठीक है, तीन है। पहला इसमें है प्लेट कन्वर्जन, ठीक है, प्लेट कन्वर्जन यानी प्लेट अभिसरण, प्लेटों का आपस में टकराना, है ना, प्लेट कन्वर्जन। जब प्लेट टकराती हैं तो वोल्केनो आता है। दूसरा है प्लेट डाइवर्जन, प्लेट डाइवर्जन, ठीक है, प्लेट डाइवर्जन यानी जब प्लेट दूर जाती है। तीसरा कारण है जब पृथ्वी के अंदर जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट चलती है। अब देखिए इसको हम डायग्राम से समझाएंगे, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये धरातल है, ठीक है, धरातल है, और यहां पर जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट चलती है इस तरह से। सेम डायग्राम बना लेना आप लोग, जरूरत नहीं पड़ेगी आगे कुछ करने की, इस तरह से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं
जियोथर्मल कन्वेंशन करंट, इसको बताएंगे जियोथर्मल कन्वेक्शनल करंट। इसको हिंदी में कहते हैं भूतापीय संवहनीय धाराएं। हिंदी में लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? भूतापीय संवहनीय धाराएं। ठीक है, भूतापीय संवहनीय धाराएं इसकी हिंदी है। ठीक है, तो अभी 3 कारण हैं इसके। प्लेट कन्वर्जन, यानी प्लेट का आपस में टकराना, टकराएंगी तब भी ज्वालामुखी आएगी, और प्लेट का दूर जाना तब भी मैग्मा निकलेगा, और जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट ये है ना, और एक प्लेट ये है, दोनों प्लेटें हैं। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, दोनों प्लेटें आपस में क्या करेंगी? एक दूसरे की तरफ आएंगी। तो एक प्लेट, जो प्लेट सॉफ्ट होगी, जिस प्लेट का घनत्व तो कम होगा, जो प्लेट मुलायम होगी, वो प्लेट क्या करेगी? झुक जाएगी, मुड़ जाएगी इस तरह से, और वो प्लेट अंदर चली जाएगी, अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह से 2 चीजें हैं, टकराती हैं, एक क्या होगा? नीचे चली जाएगी इस तरह से। ये जो नीचे जाएगी, ये वाला पार्ट, ये जो नीचे जाएगा, यहाँ पे क्या है? पहले से मैग्मा है ना, यहाँ पर पहले सर एक बात है सर। जी सर, जो बारिश होते समय जो बिजली गिरती है सर, उसको क्या प्लेट बोला जाता है? को आग लेकर आती है जो नीचे चल जाती है, जो लोग बोलता है कि यानी तारे खजूर पे गिरती है सर। वो उसका संबंध यहाँ से नहीं है, वो वर्षा का रूप है, इसको हम बोलते हैं तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म। वो प्लेट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। जो बिजली गिरती है ना, वो बादलों के आपस में टकराने से होता है, वो बादलों के आपस में टकराने से होता है। ठीक है, वो इससे उसका कोई संबंध नहीं है। राइट सर। तो अभी क्या होगा? जब यहाँ जाएगी तो यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा, और मैग्मा, ये डायग्राम बना लेना आप लोग, यहीं से मैग्मा ये जाएगा और ये मैग्मा निकलेगा। इसी को हम बोलते हैं प्लेट कन्वर्जन वोल्केनो। और ये आपको मेंस में सेम डायग्राम बनाना है, ऐसे ही सेम डायग्राम। ये आपका अपना है, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लेट कन्वर्जन से कैसे ज्वालामुखी आता है वो समझ लिया? क्यों बताएं? स्वप्निल, सचिन क्लियर है? अर्चना जी, गुड्डू, अल्ताफ? सर यस सर। क्योंकि डाइवर्जेंस से तो समझना मुश्किल नहीं है। डाइवर्जेंस हम सीधे बोल देंगे, देखो भैया दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, एक प्लेट ऐसे जा रही है, एक प्लेट ऐसे जा रही है, एक प्लेट ऐसे जा रही है ना। ये समझना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि इसको सिर्फ सिंपल सा रिलेशनशिप है। तो मतलब यहाँ से तो क्या होगा, जब यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, है ना, दोनों प्लेटें यहाँ से जाएंगी तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा और यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। ये भी डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। इसको ये एग्जाम्पल है अभिसरण का, यानी कन्वर्जन का, और ये एग्जाम्पल है अपसरण का, मतलब दूर जाने का। ठीक है, यानी ये डाइवर्जन है, ये कन्वर्जन है। तो इसी को जो आप देख रहे हो, इसी को सिर्फ अपनी भाषा में लिखना है और कुछ भी नहीं। अपनी भाषा में लिखना है और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप इसको अपनी भाषा में नहीं लिख पाओगे। क्यों सचिन, लिख लोगे ना? यस सर। हाँ, तो क्योंकि अपनी भाषा में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। हम लिखा दें यहाँ पे, हम जब पढ़ते थे तो सब कुछ लिखाया जाता था, यद्यपि, तथापि, सब कुछ होता था और पूरा टाइम ऐसे निकल जाता था। समझाना जरूरी है, लिखने तो ठीक है। मुझे ये लगता है कि अगर या ऐसा डायग्राम बना दोगे तो एग्जामिनर आपका लिखा हुआ पढ़ेगा भी। सब दिख रहा है, लिखने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डायग्राम देख के ही समझ जाएगा।
और कभी भी आप लोग मेंस में आंसर लिखें तो मैं आपको एक चालाकी बताता हूँ, जब भी आप आंसर लिखें तो जैसे आपकी ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है आपकी, और जब आप इसमें लिखें तो जो चीज आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसका आप डायग्राम पहले बना दें। यहाँ पे आप डायग्राम बना दें इस तरह से, यहाँ पे आप डायग्राम बना दें, है ना, इस तरह से, इसके बाद लिखना शुरू करें, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ कोई गलती भी की है ना तो भूल जाएगा एग्जामिनर। आपने यहाँ की जगह डायग्राम यहाँ बनाया तो पहले वो पढ़ेगा फिर डायग्राम देखेगा। तो चालाकी ये करना है कि डायग्राम ही पहले बना दो, तो डायग्राम देख के खुश हो जाएगा। अंदर कुछ लिखा है नहीं लिखा है वो अलग बात है, तो डायग्राम देख के खुश हो जाएगा। जितनी जल्दी जो चीज आप लोग कहना चाहते हो उसको जितनी आसानी से मिल जाएगी उतनी नंबर आपको ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक। तो ये था आपका प्लेट कन्वर्जन ऑप्शन। अब हम बात करते हैं इसकी थर्मल कन्वेक्शन की, ठीक है। तो देखिए जियो थर्मल कन्वेक्शनल करंट, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट, जियो थर्मल कन्वेक्शनल करंट, इसको हिंदी में बोलते हैं भूतापीय संवहनीय धाराएं, ठीक, भूतापीय संवहनीय धाराएं। ये क्या है? ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है, ठीक है, ये एक सिद्धांत है। किसने दिया है? आर्थर होम्स ने, आर्थर होम्स ने, ठीक है, आर्थर होम्स ने, आर्थर होम्स, ठीक है। ये सिद्धांत हमने क्या बोला, ये थ्योरी है और ये सिद्धांत दिया है आर्थर AURTH आर्थर होम्स, HOLMES, आर्थर होम्स ने ये थ्योरी दी है, ठीक है। उन्होंने थ्योरी क्या दी है? ये थ्योरी ऐसी है कि बहुत सी चीजें बताती है, बहुत सी बातें बताती है। मतलब जहां पर प्लेटें देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये मैं आपको मैप दिखाता हूं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि ये वाला एरिया आप देखिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगर वॉल्केनो आता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर वॉल्केनो आता है, तो आप देख रहे हो कि ये प्लेट यानी पैसिफिक ओशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये आपस में टकरा रही हैं। ये प्लेट आपस में टकरा रही है साउथ अफ्रीकन सॉरी दक्षिणी अमेरिका प्लेट और ब्राजील। तो आप इजिली बता सकते हो कि यहाँ पर ज्वालामुखी क्यों आया, है ना। तो ये रीजन आपको समझ में आते हैं, आप बता भी सकते हो कि यहाँ पे क्यों आया, ठीक है। आप बता सकते हो प्लेट के आपस में टकराने की वजह से आया। कौन सी प्लेट टकराई है? प्रशांत महासागर की प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। तो आप इसको बता सकते हो कि अगर कोई पूछेगा आपसे कि पेरू में ज्वालामुखी आया तो क्यों आया, है ना, मैक्सिको की सीमा पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो क्यों हुआ, आपके पास बताने के लिए कारण है। उसके बाद उसी तरह से जैसे कुछ है, जैसे ये है, जैसे यहाँ पर क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है ना वो डाइवर्जन एरिया है, अटलांटिक महासागर है, ये क्या है, डाइवर्जन है, यहाँ पे प्लेट डाइवर्ट होती है इस तरह से, ठीक है। थोड़ा ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा गलत हो गया, ये इस तरह से है, ये इस तरह से। तो अगर यहाँ पे कोई भी भूकंप आता है तो आप बता सकते हो ज्वालामुखी आती है तो प्लेटें क्या होती है, डाइवर्ट हो रही है यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो प्लेटें आपको दिख रही हैं कि डाइवर्ट हो रही हैं, तो मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो आप ये वाला एग्जाम्पल बता सकते हो, पास आ रही हैं तो ये बता सकते हो। लेकिन अगर कभी भूकंप, अगर कभी ज्वालामुखी यहाँ पर आता है,
अगर कभी वॉल्केनो यहाँ पर आता है तो क्या होगा, तो कौन सा कारण है, ये नहीं पता था किसी को। मतलब प्लेटों के किनारे पर भूकंप ज्वालामुखी आएगा तो उसका रीजन पता था कन्वर्जन और डाइवर्जन में, जब अगर बीच में आएगा तो नहीं पता था। तो ये कैसे आया, इसकी व्याख्या करने के लिए ये सिद्धांत आया था, इसकी व्याख्या करने के लिए। ठीक है, इस सिद्धांत को मानता कोई नहीं है इनके अलावा, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है। जब ये बोलते हैं ठीक है भाई, यहाँ पर वॉल्केनो आया, मैं मानता हूं यहाँ पर आया, मुझे पता है, आप ये बता दो यहाँ पर क्यों आया। ऐसे भूकंप आते हैं, है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा जो वॉल्केनो हैं वो आते हैं प्लेटों के टकराने की जगह पर। उससे कम भूकंप आते हैं जब डाइवर्जन होता है। और 4% भूकंप, 4% ज्वालामुखी ऐसे भी हैं जो ना तो कन्वर्जन वाले एरिया में आते हैं ना ही डाइवर्जन वाले एरिया में आते हैं। तो 4% ज्वालामुखी की व्याख्या ये करता है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं यार ये तुम्हारा सिद्धांत बकवास है, कुछ नहीं है। तो इनका तो आर्थर होम साहब कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ये बकवास है तो आप मुझे इसका आंसर दो कि यहाँ पर ज्वालामुखी क्यों आया और ये सिद्धांत यहाँ पर क्यों आया, ये एक्सप्लेन कर देता है। इसीलिए सिद्धांत जीवित है। कभी आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है इंटरव्यू में, तो ये चीज ध्यान रखना है। आप देखें इन्होंने सिद्धांत क्या दिया, सिद्धांत क्यों आया वो आपको समझ में आ गया कि जहां पर प्लेटें टकराती नहीं है, जहां पर दूर नहीं जाती, वहां अगर भूकंप ज्वालामुखी आता है या भूकंप आता है तो कैसे उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब देखिए उनका सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, केवल थ्योरी को समझ लेना है। ठीक है, केवल थ्योरी को समझ लेना है। डॉक्टर आर्थर होम्स का कहना है कि पृथ्वी के धरातल के अंदर, डॉक्टर आर्थर होम्स का कहना है, जो आर्थर होम्स साहब ने जो हेल्प ली है वो ली है साइंस की थ्योरी से। साइंस का, अच्छा जो लोग साइंस जानते होंगे वो कन्वेक्शन का मतलब जानते हैं। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है सचिन बताओ, साइंस पढ़ा है दादा आपने, किसने पढ़ा है साइंस? कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? संवहनीय। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई लिक्विड गर्म होके वर्टिकली ऊपर उठता है तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं, है ना, वो सिंपल फॉर्म में। कन्वेक्शन का मतलब होता है, देखो आर्थर होम्स ने बोला कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ये मैग्मा है, ये सब हम जानते हैं। उनका कहना है कि मैग्मा जो देखिए आर्थर होम्स साहब का कहना है कि जिस तरह से कोई भी पानी हम गर्म करते हैं तो उसमें साइकिल बन जाता है। तो जैसे अगर आप कोई पानी, जैसे आपने देखा होगा जब आप पानी गर्म करते हो ना तो पानी में एक साइकिल सा बन जाता है इस तरह से, और पानी में एक चक्र बन जाता है, पानी ऊपर नीचे होता रहता है। आप कभी गौर करना, जब पानी को रॉड से आप गर्म करते हो तो पानी सबसे ज्यादा नीचे गर्म नहीं होता है, सबसे ज्यादा पानी ऊपर गर्म होता है, क्योंकि पानी जो गर्म है वो ऊपर उठ के आ जाता है। जो गर्म पानी है वो उठकर ऊपर ही आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम कन्वेक्शन। तो अब इसी थ्योरी का, इसी साइंस का यूज किया आर्थर होम्स साहब ने। उन्होंने बोला कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो इस तरह से एक साइकिल बनाता है, इस तरह से एक चक्र बनाता है ना, इस तरह से एक साइकिल बनाता है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, इसको उन्होंने बोला है संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शनल करंट। पृथ्वी के अंदर मैग्मा में संवहनीय धाराएं चलती है। ठीक है, संवहनीय धाराएं जब चलती हैं तो उन्होंने कहा ये धाराएं कभी कभी साइकिल बनता है, कभी कभी ये धाराएं मुड़ती नहीं है और सीधी निकल जाती है ना मैग्मा, और यही मैग्मा लावा के फॉर्म में निकलता है, यही मैग्मा, और इसी को हम कहते हैं वॉल्केनिज्म।
ये है। तो आर्थरहम्स आपका कहना है कि जिस तरह से पानी गर्म करने पर ऊपर चलने लगता है, उसी तरह से पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो भी एक साइकिल बनाता है, एक चक्र बनाता है। और कभी कभी मैग्मा जहां जो जगह सॉफ्ट, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई चीजें ऐसे हो रही हैं, इस तरह से चल रही हैं और टकरा के वो ऐसे मुड़ जाती है। कभी कभी क्या कहते हैं कि मुड़ती नहीं है, सीधे ऊपर निकल जाती है ना। कुछ जगह, कुछ धरातल में ऐसी जगह होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं, उनको क्या करती है, धाराएं तोड़ देती हैं। जब ये धाराएं तोड़ देती हैं तो यहीं से मैग्मा निकलने लगता है। और इसके लिए किसी भी जरूरत नहीं पड़ती है डाइवर्जन की और कन्वेक्शन की। तो इसीलिए इनका कहना है कि पृथ्वी में जो भूकंप ज्वालामुखी आते हैं 4%, वो कहीं भी आ सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि ज्वालामुखी यहाँ पर भी ब्लास्ट हो सकता है, ज्वालामुखी यहाँ भी ब्लास्ट हो सकता है। तो इसी से कहना है कि ज्वालामुखी कहीं भी, है ना। वैसे देखो क्या होता है, ज्वालामुखी का सबसे ज्यादा चांस है हमारे इंडिया में इस जगह होने का, ठीक है, इस जगह होने का वॉल्केनो ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग ज्योग्राफी यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो वॉल्केनो हुआ उसका भी रीजन है ना। जो ये एरिया वॉल्केनो से तो बना है, ये वाला एरिया, ये तो सीधे सीधे है, ये इंडो एस्टेनिक प्लेट है और ये अरेबियन प्लेट है, इसके कन्वर्जन से हुआ। अब ये थ्योरी बताता है कि अगर वॉल्केनो यहाँ पर आता है एमपी में तो कैसे आएगा, अगर यहाँ पर आता है तो कैसे आएगा, यहाँ पर आता है तो कैसे आएगा, है ना। तो ये है, मतलब ये इस थ्योरी के हिसाब से ज्वालामुखी कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। Nobody predict about this incident. कोई भी इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अब आप देख लीजिए कि यहाँ इतने चीजों में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो एक बार मैं लगा देता हूँ इसका प्लग। स्क्रीन को मैंने ऑफ किया है 2 मिनट के लिए, चार्जर लगाना है मुझे। ठीक है, अब बताइए इनमें से जो चीजें हमने डिस्कस की हैं अभी तक, 3 बातें हमने डिस्कस की हैं, और एक बार फिर से लिख देता हूं मैं कि कौन कौन सी बातें थी वो। पहली बात तो ये है कि 3 कारण हमने बताए हैं आपको, कि पहला है प्लेट कन्वर्जन, दूसरा है प्लेट डाइवर्जन, और तीसरा है थर्मल कन्वेक्शन करंट। ठीक है, इन तीनों में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे सारे पॉइंट इसमें? यस यस सर। यस सर। सर एक प्लेट डाइवर्जन सर समझा दीजिए। कौन सा? 2 नंबर सर, 2 नंबर एक बार रिपीट मार दीजिए सर। 2 नंबर कुछ नहीं है, जैसे हमने कहा प्लेट का अभिसरण, जैसे 2 ऐसे प्लेट हैं, ठीक है, ऐसे प्लेट हैं, अगर प्लेटें वो दूर दूर जाती हैं तो जो जगह खाली बचेगी ना उसमें मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। 2 प्लेटें इस तरह से, तो जब वो दूर जाएंगी तो इस तरह से हो जाएगा रास्ता। तो वही चीज है ना, एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है। तो दूसरा नंबर ये बता रहे हो ना, तो जो प्लेट ऐसे दूर दूर जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ से रास्ता बन जाएगा और यहीं से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्लेट अपसरण इंग्लिश में, ठीक है, और इसी को हिंदी में कहते हैं प्लेट डाइवर्जन, तो इंग्लिश में, सॉरी। क्लियर है गुड्डू? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका कारण। तो तीनों कारण आपको समझ में आ गए होंगे। और अब इसमें देख लेते हैं फटाफट कि 3 हमने बातें अभी तक की हैं कि वॉल्केनिज्म क्या है उसकी बात की है, दूसरा है वॉल्केनो क्या है उसकी बात की है, और तीसरा इसमें कॉजेस क्या उसकी बात की है। और उसके चौथा हम बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है और इसका प्रभाव क्या है। ठीक है, प्रभाव ज्वालामुखी का। इनमें से कोई दिक्कत होगी नहीं इन पॉइंट्स में? अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि वॉल्केनो का जो इम्पैक्ट है वो 2 तरह का होता है ना।
पहले हम निगेटिव इम्पैक्ट समझ लेते हैं। निगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे तो जब मैग्मा, देखो क्या होता है, दो चीजें यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट करके दो चीजें। पहला पॉइंट, पहला नोट ये है, दूसरा नोट ये। पहला नोट ये है कि जब मैग्मा निकलता है, ठीक है, इरप्शन में जब मैग्मा निकलता है तो मैग्मा में सबसे ज्यादा किस पदार्थ की मात्रा होती है। एक कई बार एक क्वेश्चन बना है पीसीएस वगैरह में, ये मैग्मा एक बार एमपी में बना था, वो काफी दिन पहले, सर इसी बार लास्ट ईयर बना है एग्जाम में, कि मैग्मा में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ निकलता है। ये पीसीएस का एक क्वेश्चन है। और दूसरा है कि मैग्मा में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। दो ध्यान रखना है कि जब ज्वालामुखी होता है तो सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, और ज्वालामुखी होता है तो सबसे अधिक कौन सा पदार्थ होता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी जब इरप्शन होता है तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर निकलता है, जल वाष्प, ठीक है। अगर गैस की बात आती है तो सबसे ज्यादा CO2 गैस निकलती है। दो पॉइंट लिख रहे हैं नोट करके, ये पीसीएस में बन जाते हैं क्वेश्चन, कि CO2 गैस सबसे ज्यादा निकलती है और जलवाष्प सबसे ज्यादा होता है टोटल मात्रा में, जितनी गैसें निकलती हैं उनमें से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रभाव। पहले हम निगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। पहले हम निगेटिव देखते हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या है। सब जानते ही है ना, अगर ज्वालामुखी होगा, ठीक है, ज्वालामुखी से सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि उस एरिया में भूकंप आता है, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक इस एरिया में आता है, ठीक है, भूकंप आता है सबसे पहले। जब ज्वालामुखी होता है उस एरिया में सबसे पहले भूकंप आता है। दूसरी बात, इसमें लैंड स्लाइड होता है, लैंड स्लाइड मतलब भूस्खलन होता है, लैंड स्लाइड भूस्खलन होता है। लैंड स्लाइड की वजह से उस एरिया में फ्लड आ सकता है, फ्लड, बाढ़ आ सकता है। अगर ज्वालामुखी ओशनिक रीजन में है तो ज्वालामुखी से सुनामी भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद डैमेज ऑफ लाइफ, डैमेज ऑफ लाइफ, डैमेज ऑफ लाइफ है ना, डैमेज ऑफ लाइफ। इसमें देखो क्या होगा, इसमें फॉरेस्ट भी डैमेज हो जाएगा, है ना, उसमें वाइल्ड लाइफ। सर क्या है, हम ये नहीं लिख सकते बायोडाइवर्सिटी लॉस? हाँ वही है, बायोडाइवर्सिटी में हमने लिखा है ना, वाइल्ड लाइफ, आगे फॉरेस्ट भी लॉस होगा। और उसके बाद है लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, है ना, जान माल की हानि हो जाएगी। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है कहीं भी। जैसे सबसे होता है कि हम लोग जब बुक्स में देखते हैं कुछ नोट्स वगैरह में, तो सबसे पहले लिखा होता है जान माल की हानि। अरे एक बार सही से उनको देखो कि सबसे पहला लॉस क्या होगा। सबसे पहला लॉस होगा भूकंप आएगा, उसके बाद लैंड, भूकंप आएगा तो फिर वहां पे चट्टानें खिसकेंगी, चट्टानें खिसकेंगी तो वहां पे बाढ़ आ सकती है ना। जैसे कोई नदी है तो नदी के बांध टूट सकते हैं, नदी का सर रास्ता। सुनामी के बारे में बता दीजिएगा सर। सुनामी सर क्या है? देखिए सुनामी क्या है कि जब कभी भी ज्वालामुखी महासागर में आएगा, तो महासागर में आएगा तो सबसे पहले वोल्केनो का रिजल्ट होता है भूकंप। भूकंप आएगा तो सुनामी, जो समुद्र का पानी है वो किनारे की ओर भागेगा, है ना, भूकंप आने से किनारे की ओर भागेगा, उसे तो हम सुनामी कहते हैं। वैसे सुनामी आपके टॉपिक में है, पूरा टॉपिक ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये क्या लॉस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी,
जान माल की हानि। पहला देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। पहला अर्थक्वेक आएगा, दूसरा लैंडस्लाइड होगा, भूस्खलन होगा, तीसरा सुनामी, बाढ़ आएगा, सुनामी आएगा, डैमेज ऑफ लाइफ यानी जान का खतरा हो जाएगा, जान लॉस हो जाएगी। जान किस किस में होती है? फॉरेस्ट में, यानी वेजिटेशन भी लॉस होगा, और वाइल्ड लाइफ मतलब जो वहां के जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, वो मर जाएंगे। और लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए इंडिया के किसी शहर में आ गया तो जनसंख्या खत्म हो जाएगी, और जनसंख्या के साथ साथ में प्रॉपर्टी हमारी लॉस हो जाएगी। रोड टूट जाएंगे, है ना, डैम टूट जाएंगे, रेलवे ट्रैक टूट जाएंगे, हमारा पूरा सेटलमेंट खराब हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी का मतलब यही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो सर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके पॉजिटिव क्या क्या है। ठीक है, सकारात्मक चीजें क्या क्या हो सकती है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीजें क्या हैं इसमें, यानी क्या चीजें इसको बोलते हैं। तो सकारात्मक चीजें क्या हैं? इनसे लैंड फॉर्म बनेंगे, इनसे लैंड फॉर्मेशन होगा, यानी भू आकृतियों का निर्माण। ठीक है, भू आकृतियों का निर्माण, भू आकृतियों का इससे निर्माण होगा। ठीक है, तो लैंड फॉर्म बनेंगे। अब क्वेश्चन ये बनेगा आपकी मेंस में कि डिस्कस द और वोल्केनिक लैंडफॉर्म। क्वेश्चन लिख लीजिए, डिस्कस वोल्केनिक लैंडफॉर्म। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं छोटी सी बात कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म, है ना, भू आकृतिक ज्वालामुखी भू आकृतिक। ये तो सीधा आपको शॉर्ट नोट बन सकता है वोल्केनिक लैंडफॉर्म पे। ठीक है, सीधा शॉर्ट नोट बनेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म की जो दो तरह के लैंडफॉर्म होंगे। ठीक है, दो तरह के ज्वालामुखी से दो तरह के लैंडफॉर्म बनेंगे। पहले तो वो लैंडफॉर्म होंगे जो प्लेट के अंदर बनेंगे, इंटीरियर पार्ट में। ठीक है, इंटीरियर पार्ट में। तो पहले होंगे इंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म, आंतरिक इंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म। ठीक है, आंतरिक भू आकृतियां। ठीक है, दूसरी हैं जो ऊपर बनेंगी, जो धरातल के ऊपर बनेंगी। एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कभी आपको ये नहीं लिखना है कि भूप्रपट्टी के नीचे। ध्यान रखना, भूप्रपट्टी के नीचे कोई लैंडफॉर्म नहीं बन सकती। भूप्रपट्टी के नीचे तो मैग्मा है, वहां कैसे बन सकता है? भूप्रपट्टी के अंदर, प्लेट के अंदर, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसके अंदर कोई चीज बनेगी, इसके अंदर बन जाए, है ना, इसके अंदर वाले भाग में, और एक चीज इसके ऊपर बन जाए, तो वो चीज है। दूसरा होगा एक्सोजेनेटिक लैंडफॉर्म, यानी बहिर्जात भू आकृतियां। ठीक है, तो एक बार टाइम हो गया है, बस हम केवल इनको आगे हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे कि आंतरिक भू आकृतियां कौन सी होती हैं और बाहरी कौन सी होती हैं। यहाँ भी तीन बातें समझनी है हमारी। क्या लिखे सर, एक बार पढ़ के बता दीजिए सर। एग्जिट लैंड फ्रॉम इंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म, आंतरिक भू आकृतियां। इंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म, आंतरिक भू आकृतियां, एक्सोजेनेटिक लैंडफॉर्म। हमने कहा कि तीन बातें हमारी सुनना है अभी आपको। पहली ये कि पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा, पहला क्वेश्चन ये होगा कि डिस्कस द वोल्केनिक लैंडफॉर्म। यानी भूआकृति विज्ञान, ज्वालामुखी भूआकृतियों के बारे में बताएं।
दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ज्वालामुखी की आंतरिक वक्रतियां बताएं, ज्वालामुखी की आंतरिक वक्रतियां बताएं। तीसरा क्वेश्चन बनेगा ज्वालामुखी की बाहरी स्थलाकृतियां बताएं, बाहरी। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि उनमें कंपेयर करें, तुलना करें दोनों में, यानी अंतर्जात में और बहिर्जात में कंपेयर करें, कंपेयर द एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक। तो ये 4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो बाकी हम लोग इसी से आगे करेंगे कल कि इंडोजेनेटिक क्या है, एक्सोजेनेटिक क्या क्या है। यस सर, राइट। ठीक है, इसमें आप समझ जाओगे एक चीज, एक्सोजेनेटिक हम करेंगे तो अब जितने भी धरातल पर बहुत यानी ज्वालामुखी से बनी हुई आकृतियां, चाहे वो पठार हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो चोटी हो, चाहे वो कोई आइलैंड हो, चाहे कोई रिज हो, तो सब एक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और बाकी आप लोगों का साइंस का क्लास आज है, ठीक है, 3:30 बजे से, हाँ सॉरी 4:30 से, ठीक है। अल्ताफ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम अगले परसों, कल तो छुट्टी है। तो सर साइंस का क्लास आज ही लेंगे? बताएं, कोई दिक्कत है क्या? एक क्लास बचा केवल। कल Yes, तो sir. कोई क्लास नहीं है, तो कल दोपहर में ले लीजिए ना सर। यस सर, कल प्लीज सर, देखिए सर, ना तो कोई समय चेंज कीजिए सर, ट्यूशन है मेरा 5 बजे से सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कल देखते हैं। कल कोई क्लास नहीं रहेगा, फ्री है सब, तो इसमें यही ले लेते हैं। ठीक है इवनिंग में ही फिर लेंगे, 4 बजे के बाद ही। हाँ सर चलेगा, 5 बजे से भी चलेगा। ठीक है देख लेंगे, पूछ लेंगे।